Radio Junction, no more tension. Radio Junction, no more tension. Yeah! नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त आरजे शालिनी सिंह और आपके साथ जुड़ते वक्त इस बात का ख्याल हमेशा रखती हूँ कि आपके सामने कुछ ऐसा लेकर के आऊँ जो जिंदगी का मूल्यांकन कर सके। आज जिंदगी को मूल्यांकित करती हुई एक खूबसूरत सी कहानी जिसका शीर्षक है वो अजीब स्त्री। ये एक लघु कहानी है जिसे लिखा है वीरेंद्र भाटिया ने। वीरेंद्र भाटिया की लिखी जीवन का मूल्यांकन करती हुई ये कहानी आपके बीच प्रस्तुत है। पूरी कहानी सुनने के बाद आप भी मूल्यांकन कीजिएगा इस कहानी की उस अजीब स्त्री के चरित्र का। तो चलिए पहले सुनते हैं कहानी और फिर आपके विचार। लोग बताते हैं कि जवानी में वो बहुत सुंदर थी। हर कोई पा लेने की जिद के साथ उसके पीछे लगा था, लेकिन शादी उसने एक ऐसे साधारण इंसान से की थी जिसका ना धर्म मेल खाता था ना कल्चर। वो सुंदर भी खास नहीं था और कमाता भी खास नहीं था। बहुत बड़े रसूखदार और अच्छी पोजीशन वाले अनगिनत रिश्ते उसके पास आए, अनगिनत प्रेम निवेदन उसके पास आए, लेकिन उसने जिसे जीवन साथी चुना वो इन सब में कमतर था। जब भी लोग उस स्त्री के बारे में सुनते, सामाजिकता में पगे रटे रटाए वाक्य दोहरा देते, जैसे कि बहुत सुंदर स्त्री की अक्ल घुटने में होती है, नखरे निकल जाने के बाद ऐसे ही मिलते हैं, ज्यादा भाव खाने वालों की कोई भाव नहीं होते, ज्यादा भाव खाने वालों को कोई भाव नहीं देता। उस स्त्री को ऐसे किसी बीज वाक्य से सरोकार नहीं था। वो अपनी पसंद के जीवन साथी के साथ खुश थी और सुखी थी। उसकी कहानी एक पत्रकार ने सुनी। उसे इस कहानी में कई रंग नजर आए। वो उस स्त्री के पास गया। पत्रकार उसकी सुंदरता देखकर दंग था और आज भी वो बहुत सुंदर दिख रही थी। पत्रकार ने विनम्रता से उस स्त्री को साक्षात्कार के लिए निवेदन किया। स्त्री ने जोर का ठहाका लगाया, हंसी और बोली, मेरा इंटरव्यू पूरा करने से पहले या तो तुम बीच में भाग जाओगे या फिर अपनी पारंपरिक सोच को मिक्स करके अपनी ही कहानी पेल दोगे। इसीलिए मैं कोई इंटरव्यू देने की इच्छुक नहीं हूँ। आप चाय पीजिए और रुखसत लीजिए। पत्रकार के जीवन का ऐसा पहला वाकया था जब एक ही वाक्य में उसका खुद का इंटरव्यू हो लिया था। वो संभला और जैसे तैसे उसने इंटरव्यू के लिए उस जहीन स्त्री को राजी कर लिया। पत्रकार ने पूछा, आप बेहद सुंदर हैं। बहुत स्त्रियों को आपकी सुंदरता पर रश्क होता है, आप इसे कैसे लेती हैं? स्त्री ने पत्रकार को देखे बिना बाल झटकते हुए जवाब दिया, बकवास सवाल। मेरे सुंदर होने में मेरा कोई योगदान नहीं। कुदरत ने मुझे दिया, इसे मेरी उपलब्धि ना कहें। अगर मैं इतराती हूं तो मेरा इतराना गैर वाजिब है। दैहिक सुंदरता पूर्ण सुंदर होना नहीं होती। पत्रकार असहज हुआ और दूसरा सवाल किया, आपने कभी किसी सौंदर्य प्रतियोगिता में क्यों नहीं भाग लिया? आप विश्व की कोई भी प्रतियोगिता जीत सकती थी। स्त्री ने इस बार पत्रकार की नजरों में नजरें डाल दी। पत्रकार उसके तेज का सामना नहीं कर पाया। उसने नजरें झुका ली। स्त्री बोली, सुंदरता में प्रतियोगिता कैसी? सब अपने अपने हिसाब से सुंदर हैं। गोरी चमड़ी सुंदर क्यों है? बहती नदी को देखिए कभी, जहां जहां वो गहरी है वहां वहां सांवली हो जाती है।
किसी से सुंदरता की प्रतियोगिता जीतकर आप सुंदरता के मापदंड स्थापित करना चाहते हैं। सुंदर लोग आपने नहीं देखे। मेरी झुर्रियों वाली दादी मेरी नजर में सबसे सुंदर महिला है। आपकी माँ आपकी नजर में सबसे सुंदर हो सकती है। आपकी पत्नी अपने पिता की नजर में सबसे सुंदर होगी। आपकी बहन किसी को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी लग सकती है। गुलाब सुंदर या चमेली, ये वाहियात प्रतियोगिता है। आगे पूछिए। पत्रकार ने अगला सवाल पूछा। आपके संबंध बड़े और रसूखदार लोगों से रहे। फिल्म के हीरो भी लट्टू थे आप पर, ऐसा मैंने सुना है। फिर शादी आपने एक बहुत ही साधारण इंसान से की। साधारण मतलब लो प्रोफाइल। वैसे तो आपने चुना है, असाधारण भी हो सकता है। क्या कहेंगी आप? देखिए पत्रकार महोदय, मैं इंटरव्यू इसीलिए नहीं देती क्योंकि आपके तथाकथित सभ्य समाज में मैं किसी का आदर्श नहीं हूं। स्त्रियां मुझे फॉलो नहीं कर सकती। उनकी सामाजिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे खुद पर प्रयोग कर सकें। मैंने खुद पर प्रयोग किए और सुंदर रसूखदार लोगों से मोहभंग होने के बाद मैंने एक असाधारण पुरुष, जिसे आप साधारण कहते हैं, उसको अपना जीवन साथी बनाया। मेरी कहानी किसी के काम की नहीं है, इसलिए मैं अपनी कहानी जीना चाहती हूं, लेकिन बांटना नहीं। स्त्री के सहज चेहरे पर वितृष्णा फैलने लगी। वो खामोश हो गई। उसने पत्रकार को चाय दी और खुद भी चाय की घूंट भीतर उतारने लगी। पत्रकार को लगा ये स्त्री इंटरव्यू के बीच में से उठ जाएगी, लेकिन स्त्री ने एक क्षण रहस्यमयी चुप्पी साधे रखी। पत्रकार चुपचाप उस अजीब स्त्री को देखता रहा। चाय के एक एक घूंट के साथ उसकी वितृष्णा कम होती गई। जल्द ही सहज होते हुए वो बोली, सॉरी। फिर उसने एक अजीब सी स्माइल दी। जिन लोगों को आप रसूखदार कह रहे हैं, दरअसल वो रसूखदार नहीं होते। ये रसूखदार आदमी तमाम सृष्टि का उपभोग कर लेने की वृत्ति के साथ ऊपर तक भरे हैं। उन्हें जिंदगी में सब संगमरमर का चाहिए, खुद वे बेशक ऊपर खापर और खुरदुरा पत्थर हों। पत्रकार महोदय, आप हैरान होंगे कि तमाम रसूखदार लोगों की चाह मैं नहीं थी, मेरा जिस्म था। मुझे पुरुष की वृत्ति मालूम थी। पुरुष ने जिस्म मांगा, मैंने दिया। मैंने वही तो दिया जो उसने मांगा, लेकिन जिस्म भोगने के बाद मैं चरित्रहीन थी और वो चरित्रवान। मुझे पुरुष की सोच समझ आ गई थी। मुझे याद नहीं कि कितने पुरुष थे, लेकिन जितने थे सब मेरी देह से प्रेम करने वाले थे और सभी मुझे चरित्र का प्रमाण पत्र देकर गए। मुझे हैरानी हुई कि किसी और को मैं देह और चरित्र से आगे नजर ही नहीं आई। मैंने एक अंग्रेजी फिल्म देखी थी जिसका एक संवाद मेरे जहन में अटका रहा कि प्रेम के वहम में ज्यादा दिन मत अटके रहो, पहले सेक्स करो फिर प्रेम। मुझे हैरानी हुई कि प्रेम के लंबे चौड़े दावे करने वाले पुरुष सेक्स के बाद भागते नजर आए। वे मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते थे, शायद अमीर थे। जबकि अफोर्ड करना समझते हैं ना आप? स्त्री को अफोर्ड करना हर पुरुष के वश में नहीं। तमाम पुरुषों के घर में जो स्त्री है ना, वो स्त्री नहीं है, स्त्री की चलती फिरती लाश है, लाश। जिंदा स्त्री अफोर्ड करना इस मुल्क के पुरुषों के लिए लगभग असंभव है। पति का तो अर्थ ही मालिक है। मालिक या तो गुलाम रखते हैं या वस्तुएं। पुरुष क्या, ये मुल्क ही जिंदा स्त्री को अफोर्ड नहीं कर सकता। पूरे मुल्क की चेतना में ही पितृसत्ता भरी हुई है। पत्रकार ने रीढ़ सीधी कर ली। वो आगे बोली, एक दिन एक असाधारण पुरुष मेरी जिंदगी में आया। जब एक रसूखदार पुरुष मुझे अचेतन अवस्था में अपनी बड़ी सी गाड़ी से फेंक कर जाता रहा। वो असाधारण पुरुष मुझे नहीं जानता था। मेरा जिस्म लहूलुहान था। उसने मुझे उठाया और हॉस्पिटल की ओर दौड़ पड़ा।
मेरा मेडिकल हुआ जिसमें रेप की पुष्टि हुई। मेरी चेतना में आने तक वो पुलिस यातना झेल चुका था। उसका बचना मेरे बयान पर टिका था। मैं चेतना में जब आई तो देखा कि मेरा पूरा जिस्म पट्टियों में जकड़ा है। मुझे बताया गया कि पुलिस ने उसे ही उठा लिया है जो मुझे गोद में उठाकर यहाँ लाया। अपनी रिंग और गले की चेन डॉक्टर के पास रख गया कि मैं नहीं लौटूं तो इसे बेचकर बिल चुका देना। उसे रिंग और चेन से पुलिस का शक और गहरा हुआ कि ये इन्वॉल्व हो सकता है। मैंने किसी के खिलाफ शिकायत नहीं लिखवाई। वो असाधारण पुरुष लौट आया। उसने मुझे देखा तो मैं टूटी फूटी पट्टियों में बंधी थी, लेकिन उस पुरुष का वो देखना अद्भुत था। हजारों खा जाने वाली नजरों से अलग कोई नजर थी जो भीतर तक उतरती चली गई। उसने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा। उसका स्पर्श अद्भुत था। वो पुलिस थाने से लौटा था, लेकिन उसने अपनी व्यथा नहीं गाई। वो धीरे से बोल पाया, ठीक हो? मेरी आंखें स्वतः बंद हो गईं। कोई भी संवाद इतना मर्मांतक नहीं था आज तक जितना कि ये। मेरी आंखों से आंसू टपक पड़ा। मैं भी हौले से ही कह पाई, ठीक हूं, शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। उसने अपनी उंगली के पोर से मेरी आंख का आंसू उठाया और आसमान में उड़ा दिया और बोला, मेरे होते मन नहीं भरना, मैं हूं ना। आज तक इतना बड़ा आश्वासन भी कभी नहीं मिला था कि मैं हूं, मन छोटा नहीं करना। उसने मुझे सहारा देकर लिटाया। पूछा, आपके घर मैसेज कर दूं? आपका कोई पता नहीं मिला हमें। मैंने कहा, मेरे घर कोई नहीं है, मैं अकेली हूं। जबकि सब हैं, लेकिन मेरी प्रयोग धर्मिता से डरे हुए। मैं उन्हें इत्तला नहीं करना चाहती थी। वो असाधारण पुरुष बोला, मेरे घर मेरी छोटी बहन है, आप मेरे घर चलना स्वास्थ्य लाभ के लिए। मैंने पूछा उससे, मेरी मेडिकल रिपोर्ट पढ़ी आपने? वो थोड़ा रुआसा हुआ, बोला, हाँ पढ़ी। आपने उन्हें छोड़ क्यों दिया? रिपोर्ट करते उनके खिलाफ। मुझे दर्द था तेज। मैंने कहा, मैं निपट लूंगी उनसे। उस पुरुष ने अगला सवाल नहीं किया। बोला, आराम कीजिए, ठीक हो जाइए पहले, फिर निपटेंगे। मुझे लगा ये मध्यम वर्गीय परिवार का साधारण पुरुष चरित्र प्रमाण पत्र दे न दे, लेकिन जेहन में जरूर तैयार कर लिया होगा। बड़ी सोसाइटी भी जब वहीं अटकी है तो यहाँ तो चरित्र बड़ा फसाद होगा। हॉस्पिटल का बिल मैं भर सकती थी, लेकिन मैंने नहीं भरा। उसकी रिंग और चेन बिक गई। वो मुझे अपने घर लिवा लाया। एक साफ सुथरा साधारण घर था। करीने से सजे घर में मेरी नजर एक बड़ी अलमारी पर पड़ी जिसमें अनेकों किताबें थीं। पता चला कि वो साधारण पुरुष दरअसल साधारण नहीं है। उसकी अलमारी में एक से बढ़कर एक बेहतरीन किताब रखी थी। मालूम हुआ कि वो नास्तिक है। आज तक जितने पुरुष मिले थे वे सब आस्तिक थे। कोई गले में लॉकेट डाले था, कोई उंगली में नग पहने और कोई माथे पर तिलक लगाए। इसमें जो था वो सब अपना था, दिखावा नहीं था रत्ती भर भी। उसने मेरे आराम का प्रबंध किया, मेरे पास बैठा रहा घंटों। मेरी पसंद की उसके पास बहुत किताबें थीं, लेकिन अद्भुत ये था कि उसकी अलमारी में वो किताब भी थी जिस पर बनी फिल्म मेरे जहन में थी। उस किताब में कुछ वाक्य उसने अंडरलाइन किए हुए थे कि स्त्री प्रेम पाने के लिए सेक्स करती है, पुरुष सेक्स पाने के लिए प्रेम लुटाता है। मेरी पूरी जिंदगी इसी एक वाक्य में बंधी थी। दूसरा वाक्य जो मेरे जहन में था वो ये कि प्रेम के भरम में अटके मत रहो, पहले सेक्स करो फिर प्रेम करो। पढ़ने वाले ने उस वाक्य के नीचे लिख दिया था कि ऐसी स्त्री इस मुल्क में नहीं मिलती लेखक महोदय। मुझे हंसी आ गई। मैं हूं ना। मैंने खुद को आईने में देखा। मैं तो बची ही नहीं थी। जिस देह को मैं समझती थी वो तो जगह जगह से चोटिल थी, लेकिन भीतर जो कोई और आकार ले रहा था वो मैं थी। मेरा पुनर्जन्म हो रहा था। मैं अब सिर्फ उस पुरुष को पढ़ती। 1 साल मैं उसके घर रही।
1 साल उसने मेरी देह को छुआ नहीं। हाथ पकड़कर बहुत बार उसने चूमा, माथा चूमा, लेकिन वो एक आत्मीय स्पर्श था। एक दिन मैंने उसकी रिंग और गले की चैन उसे लौटा दी। वो हैरान हुआ, लेकिन मैंने उसे बता दिया कि इसे बिकने नहीं दे सकती थी, अपने पास रखना चाहती थी सहेजकर, कि जब भी महंगे गहने पहनने होंगे तो इन्हें पहनूंगी। बिल के पैसे देकर जाती, लेकिन इस गहने से बड़ा गहना मुझे मिल गया है तो ये गहना लौटा रही हूँ। उसे मैंने अपना इतिहास बताया, मेरे अफेयर बताया कि मैं देह के तमाम प्रयोग करके आज जहाँ अटकी हूँ वहाँ देह कहीं है ही नहीं। वो व्यक्ति वो किताब उठाकर लाया। उसने अपने हाथ से लिखी एक और पंक्ति दिखाई कि ऐसी कोई स्त्री मिली तो मैं उसके समक्ष विवाह प्रस्ताव अवश्य रखूंगा। उसने पूछा मुझसे, शादी करोगी? मैं सन्न थी। कितने ही प्रस्ताव आए मुझे, लेकिन इसने जैसे मुझे बर्फ के पहाड़ में जड़ दिया हो। उसके पास लिव इन का ऑप्शन भी था। 1 साल में पास पड़ोस कितनी बातें करता था, लेकिन उसने कभी कान नहीं धरा। वो परंपरावादी आधुनिक इंसान था। जो अब तक मिले थे वो आधुनिकता के छद्म भेष में परंपरावादी थे, जो लिव इन में रहना चाहते थे। अनगिनत प्रस्तावों के बाद ये प्रस्ताव मुझे भीतर तक भिगो गया। सच में एक असाधारण आदमी साधारण भेष में ढका था। वो देह से आगे स्त्री तक पहुंचा। उसने मुझे भी देह से बाहर निकाला। मैं किस्मत वाली रही कि वो मुझे मिल गया। स्त्री के चेहरे पर गहरा संतोष पसर आया था। कोई अलौकिक तेज उसके चेहरे पर दीप्त होने लगा था। पत्रकार ने आज उस अजीब स्त्री में स्त्री घमासान के नए पक्ष चिन्हित किए थे। दोस्तों, इस कहानी में वीरेंद्र भाटिया ने जिस पहलू को छूने की कोशिश की है, उस पहलू पर मेरा ध्यान इसलिए आकृष्ट हुआ क्योंकि ट्रांसजेंडर की जिंदगी को जानने समझने में हमारा सामना हुआ तमाम ऐसे लोगों से जो मजबूरी में या कभी हालात के चलते सेक्स वर्कर की जिंदगी जी रही हैं। और जब उन्हें करीब से जानने की कोशिश की तो शायद जो पाया उस बात से बहुत इत्तेफाक रखती है ये कहानी। और शायद जो पाया वो नंगा सच बिल्कुल अलग था, बेहद घिनौना था। सफेद पोश चेहरों के पीछे की छिपी हुई काली करतूतें थीं जो प्रत्यक्ष अपना प्रमाण देती थीं। लेकिन ये सब जानने के बाद एक सैल्यूट उन सेक्स वर्करों के लिए दिल से निकलता है कि उन्होंने सफेद पोश चेहरों के पीछे की छिपी काली करतूतों को छिपाए रखा था, अपनी देह के निचोड़े जाने के बावजूद भी, अपने नाम को बदनाम कहे जाने के बावजूद भी। फिलहाल वीरेंद्र भाटिया की ये कहानी बेहद खूबसूरती से गढ़ी गई है, बेहद मार्मिक संवाद इसमें है। इस कहानी को सुनकर आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिएगा। हमारी मेल आईडी है radiojunction.in@gmail.com।